तो 5 जनवरी पर देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर जस्टिस शिव नारायण ढींगरा से हमारी वार्ता का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने लोअर जुडिशरी में क्या कुछ समस्याएं थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में क्या कुछ बातें हाल के दिनों में चली, उनकी चर्चा की। अब जरा न्यायिक सुधारों की ओर भी चलेंगे और कुछ देश के कानूनों पर भी बात करेंगे। जस्टिस ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी कई बार बात होती क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि इन्फ्लुएंस होते कई अलग अलग कारणों से, अपने कारणों से भी, व्यक्तिगत हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, या फिर वो जो आप चूंकि भर्ती आपकी उस तरह से हुई, आप उस तरह से चयन हुआ तो उनका असर होगा। ऐसा क्या चीज़ें हो सकती हैं कि इस तरह की समस्याओं को, क्योंकि ये सारा अल्टीमेटली न्याय, और न्याय मतलब आम आदमी पर जाकर के असर डालता है, ऐसी क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं जिनसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, रोका जा सके, कम से कम न्यूट्रल बना लें चीज़ों को? देखिए, हमारे यहाँ जो पूरा न्यायिक सिस्टम बना हुआ है, जुडिशियल सिस्टम है, ये इतना नकारा हो चुका है कि इससे आम आदमी को किसी किस्म की कोई आशा नहीं है। अभी आप अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी से रेलवे ने 20 रुपये फालतू चार्ज कर लिए। वो वकील थे या कौन थे, उन्होंने मुकदमा डाला। 22 साल बाद मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें ये माना गया कि हाँ 20 रुपये फालतू चार्ज हुए, इनको वापस करो। 22 साल बाद। और अभी हाल ही में कई ऑर्डर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने साल अगर जेल में हो गया और अपील की सुनवाई नहीं हो रही तो बेल दे दो। और ये कोई पहली बार ऑर्डर नहीं हुआ। पीछे एक ऑर्डर हुआ था कि जिनके ऊपर चार्ज नहीं लगा 2 साल से, सबको डिस्चार्ज कर दो। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम पूरा नहीं कर पाई, या नहीं, चार्ज लगाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं है। प्रोसिक्यूटर, चार्ज लगाना जज का काम होता है। चार्ज फ्रेम करना जिसको कहते हैं। हाँ, ठीक है। चार्ज फ्रेम करना जज का काम होता है। आप अपने जज को तो नहीं कह रहे कि भैया तुमने चार्ज क्यों नहीं फ्रेम किया, तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, कि 2 साल से तुम्हारे पास केस आया हुआ है, तुमने चार्ज फ्रेम नहीं किया तो तुम एक्शन तो तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए। लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए, जज साहब डिस्चार्ज कर दो मुलजिम को। तो ये जो है ये शो करता है कि हमारे जुडिशरी का कंसर्न सोसाइटी से क्या है। हम लेट लूज कर रहे हैं क्रिमिनल्स को सोसाइटी के ऊपर, कि जिसके पास अगर पैसा है तो वो अपने केस को, क्रिमिनल केस को, सिविल केस को भी नहीं, क्रिमिनल केस को चाहे जितना लंबा खींच सकता है, जिसके पास पैसा है। और ये किसी भी जज से पूछ लिए, उसके पास ऐसे बहुत से केस होंगे जो सिर्फ इसलिए लंबे खींचे हैं क्योंकि बार बार आदमी हाई कोर्ट जाता है, फिर वापस हाई कोर्ट, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस, फिर तो नीचे ट्रायल नहीं चलती। मेरे पास केस था ये ललित नारायण मिश्रा मर्डर केस। उसके अंदर एक मुलजिम जो है वो 25-26 साल का था, मिस्टर द्विवेदी। वो जब पकड़े गए उसके बाद, रंजन द्विवेदी, उसके बाद उन्होंने लॉ कर लिया। ड्यूरिंग केस लॉ करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही किसी वकील के जूनियर बन गए और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनका केस जब मैं पटियाला हाउस का इंचार्ज बना तो मेरे पास जब आया तो 25-26 साल, 27 साल हो चुके थे। मैं 2005 में पटियाला हाउस के अंदर इंचार्ज बना था और वो 76 का केस था। तो आप सोचिए 30 साल लग चुके थे। 30 साल में जब मेरे पास केस आया तो 7 साल से स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड 313 CRPC में लिखने के लिए पेंडिंग था। 7 साल से सिर्फ मुलजिम के बयान लिखने के लिए पेंडिंग था। ऐसा कैसे संभव हुआ? मैं बता रहा हूँ। वो वकील साहब आते, उनसे एक सवाल पूछा जाता और उसके बाद वो कहते जज साहब को कि साहब मेरा तो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, मेरा केस लगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज और नहीं कर सकता। और जज साहब
तारीख लगा देते। तो उसमें 7-8 मुलजिम थे, 1-2 मुलजिम के बयान हो सके थे और 3-4 मुलजिम के अभी होने थे जब मेरे पास आया, और 7 साल हो चुके थे। मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब 7 साल से सिर्फ मुलजिम के बयान में है और अभी आधे मुलजिमों के बयान हुए हैं, आधे के रहते हैं, तो 7 साल और चलेगा ये तो जब वकील साहब मेरे सामने पेश हुए तो वही उन्होंने कहा जी मेरा तो केस लगा है। मैंने उन्हें कहा श्रीमान जी आप यहाँ वकील नहीं, आप यहाँ मुलजिम हैं, और जब तक आपका बयान पूरा नहीं हो जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपका कहाँ क्या केस लगा है ये मैं नहीं जानता। ये आपसे पहले जो जजेस थे उन्होंने कहने की कभी ये सोचा नहीं उनको? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन 7 साल से चल रहा था। मैंने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि भैया ये क्यों चल रहा है 7 साल से, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये वकील साहब आते हैं और अपना तारीख लेके चले जाते हैं। तो जब मेरे पास वो केस आया तो मैंने फिर वो बहाना बनाने लगे कि जी इसमें इतने डॉक्यूमेंट हैं, ये हैं, वो हैं, मैं बिना पढ़े नहीं दे सकता जवाब। मैंने उसी समय अहमद को बुलाया, डॉक्यूमेंट सारे निकाले, पीछे ही कोर्ट के पीछे सारा कुछ था, अहमद बैठा था, उनके सामने रख दिए। मैंने कहा लो ये क्वेश्चन है, पढ़ो डॉक्यूमेंट, जवाब दो। अब वो फंस गए। सुबह से शाम तक उनको बिठाया, वो 3 सवाल का जवाब दिया और वो चले गया। मैंने कहा कल आइए। उन्होंने कहा जी मेरी तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ नहीं बैठा। तो वो जो है प्रैक्टिस उनकी ख़त्म ना हो इस बात के लिए जज उसको तारीख दे रहे थे। तो 3 दिन के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि जी मेरे को तरीका बताओ मैं जल्दी जल्दी जवाब दे सकूँ। मैंने कहा एक ही तरीका है, मेरे पास सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। आप ये प्रश्न पकड़ो, कल तक इनके जवाब लिख के आओ, रात को बैठो, कहीं बैठो, कभी भी बैठो, मेरे पास जवाब आने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट पढ़ें, आपको जो देखना है देखो, अपने 4 वकील साथियों को बुलाओ, उनके साथ बैठ के एग्जामिन करो, लेकिन ये जवाब आपके मेरे को लगातार रिकॉर्ड होने हैं। तो जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज़ है या इस प्रोसेस में इतने लूप होल्स हैं या ये प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल है? क्या नहीं, ये प्रोसेस आम आदमी के लिए है ही नहीं। ये प्रोसेस वकीलों को बिजनेस देने के लिए, जजों के को नौकरी देने के लिए और जजों के स्टाफ को नौकरी देने के लिए। आप आज तक किसी ने ये पूछा है कि ये सिस्टम एग्जिस्ट किसके लिए करता है? ये सिस्टम आम आदमी को न्याय देने के लिए एग्जिस्ट कब कर रहा है? आपके पास एक जज साहब अपने पास लिस्ट बना लेते हैं 60 केसेस की, क्या उन्हें नहीं पता कि मैं 60 केस नहीं कर सकता? पता है। जब उन्हें ये पता है कि मैं 20 ही केस कर सकता हूँ तो वो 20 केस क्यों नहीं लगाते? 60 क्यों लगाते हैं? 60 केस लगाएंगे, उसके बाद वकीलों को ओबलाइज करेंगे, जो आ गया तारीख दे दो, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि मैं खुद नहीं कर सकता 60 केस, तो जो तारीख मांगता है उसको देते जाओ। ऑब्लाइज करने का कारण क्या? क्योंकि हमारे को ये सिखाया जाता है जजों को कि आपको बार के साथ बना के रखना है। देखिए जब मैं जज बना था तो मेरे साथ 5-6 जज और भी बने थे। मैं तो मिलने नहीं गया था हाई कोर्ट जजों को, लेकिन मेरे बाकी साथी गए थे नमस्ते करने, आशीर्वाद लेने। तो वो जो है उनसे सलाह वो भी कि जी हमें कोई एडवाइस दो। तो उन्हें क्या एडवाइस दी गई कि भैया बार से बना के रखो, बार से मत बिगाड़ो। और बार से भी बना के रखने का मतलब क्या है कि बार के वो कभी भी नाराज़ मत करो। नाराज़ करने ना करने का क्या मतलब है कि जब आपको वो तारीख मांगे तारीख दो। वो कहें कि मैं तैयार होकर नहीं आया, ना कहें। वो ये कहें कि मुझे तो इस केस में फ़ीस नहीं मिली, इसलिए मैं आज बहस नहीं करूँगा, तो आप तब तारीख दो। वो उसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका निकाला है वकीलों ने कि जिसमें मटेरियल इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। मटेरियल इंस्ट्रक्शन का मतलब फ़ीस नहीं मिली, तो मैं आज बहस नहीं करता, और जज साहब दे देते हैं।
अब ये सिर्फ ये वकील ही नहीं जज को अप्लाई करते, जज ही नहीं वकील को करते। ये तो मुझे लगता है कि ये निचले स्तर पर या मिडिल लेवल नहीं, पर, ये ऊपर सबसे ज़्यादा, टॉप लेवल पर भी ये है। आपको किसने कहा निचले अच्छा, स्तर पर? अच्छा। सबसे ज़्यादा तो ये ऊपर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट के देखिए नीचे तो फिर भी जज कंपटीशन से आते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, उन्हें नहीं परवाह होती कि ये वकील साहब जो है कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऊपर जो वकील होते हैं, जज होते हैं, वो सारे वकीलों में से आते हैं। कोई 15 साल प्रैक्टिस कर चुका है, कोई 20 साल प्रैक्टिस कर चुका है, वो वकील होते हैं जो सब जजों को जानते हैं। आपस में इकट्ठे काम किया है, कुछ केसेस इकट्ठे किए हैं, चैम्बर आसपास है, वकीलों के साथ बैठ कर बिरादरी एक है कुल मिला के। बैठ करके पार्टीज़ की होती हैं वकीलों के साथ, शराब भी पी होती है, कईयों के साथ शराब पार्टी की होती है, कईयों के जन्मदिन में गए होते हैं, किसी की शादी में गए होते हैं। जब जज बन जाते हैं तो यही वकील उनके सामने पेश होते हैं, और ये खुद क्योंकि एडजॉर्नमेंट लेते रहते हैं। अब कोई वकील इनको मना कर दे, जज जो इन्हीं में से जज बना है, तो उसके तो वो ओपन कोर्ट में बेइज्जती कर देते हैं। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में एक मिस्टर मेहता थे, भगवान ने उनको जल्दी उठा लिया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो वकीलों में से जज बने थे, लेकिन स्ट्रिक्ट जज थे। वो आसानी से तारीख नहीं देते थे, शायद भुक्तभोगी भी रहे होंगे किसी समय में, या क्लाइंटों के हाल देखते होंगे। और ये भी मैंने देखा है, क्योंकि वो मेरे सामने पेश होते थे अक्सर, कि वो कभी तारीख मांगते भी नहीं थे, हर केस में तैयार होके आते थे। उन्होंने कभी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगी थी। उनसे दिल्ली हाई कोर्ट की बार इतनी नाराज़ हो गई कि उनके खिलाफ एक अभियान चला दिया कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करें। अच्छा। और उनकी ट्रांसफ़र हुई, करवा दिया उन्होंने ट्रांसफ़र। बार जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है, इसके इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पर भी होता है, पॉलिटिशियन पे भी होता है, चीफ जस्टिस पे भी होता है। ये चाहें तो किसी भी जज को इस रोस्टर से हटा देते हैं कि जी ये इस रोस्टर में इस जज को हटा दो। मान लो कोई जज स्ट्रिक्ट है, बेल जो है आसानी से नहीं देता, तो ये चीफ जस्टिस से मिल करके उसको बेल के ऊपर से हटा देंगे। इसी को आप भ्रष्ट आचरण कह रहे थे कि न्याय की प्रक्रिया संतुलित हो, नेचुरल हो, सामान्य हो, इसमें किस तरह से फ़र्क डलता है ये आप बता रहे हैं। ये लॉबीज़ हैं जो आपके कंट्रोल करती हैं पूरे सिस्टम को। आज आपके सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? जजेस भी नहीं कर रहे, ये वकीलों की लॉबीज़, कुछ गिने चुने वकील कंट्रोल करते हैं, जो नचाते हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम को, और सिस्टम नाच रहा है। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। ककरडुमा कोर्ट में जब ये शाहदरा से ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ काम करने की आदत ही नहीं थी वकीलों में, क्योंकि शाहदरा कोर्ट में अक्सर हड़ताल रहती थी। तो वो जो है ज़मानत तक तो आते, ज़मानत पे बहस करते, जैसे ही रेगुलर केस शुरू होता कहते जी हम तो हड़ताल पे। तो मैं ट्रांसफ़र हुआ ककरडुमा कोर्ट में, नया नया गया था, तो मैंने हफ्ता 10 दिन देखा। मैंने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा कि आप बेल के लिए हड़ताल पर नहीं हैं और केस के लिए हड़ताल पर है, क्योंकि मैं उस समय सीनियर था, तो बेल मैटर्स भी मेरे पास थे, मैं नंबर 2 था वहाँ, नंबर 1 एहसन कपूर थे। तो वो जो है वो हड़ताल पर, जैसे केस रेगुलर शुरू हुआ हड़ताल पर। तो मेरे पास एक केस में गवाह अमृतसर से आए हुए थे, तो मैंने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा कि गवाह इतनी दूर से आया है और वो दूसरी बार आ रहा है और आप कहते हो मैं हड़ताल पर हूँ। मैंने कहा मैं तो गवाह लिखूँगा, आप हड़ताल पर हो या नहीं हो ये आपकी इच्छा। मैंने गवाह की गवाही लिख ली। मैंने कहा मैं हड़ताल पर हूँ नहीं, आप हो। गवाही लिख ली। फिर मैंने कहा वकील को बुलाओ, इसका जिरह करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। वकील साहब आ गए कि जी आपने कैसे लिख ली? मैंने कहा मैंने तो लिख ली, अब आप जिरह करो। कि जी मैं तो नहीं करूँगा, आप तारीख दो जिरह के लिए। मैंने उठा करके उनके मुलजिम की ज़मानत कैंसिल की
और उसको अंदर भेज दिया। ये लिखा अपने ऑर्डर में कि जब तक ये मुलजिम जमानत पर है ये गवाहों को वापस भेजते रहेंगे, और इस केस के अंदर फेयर ट्रायल पॉसिबल ही नहीं है अगर मुलजिम ज़मानत पर है, क्योंकि उसके जो वकील थे वो भी बार के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उनको भेजा अंदर, पूरी बार ने मुझे घेर लिया, मेरे चैम्बर को, कि जी हम तो आपको यहाँ से तिलक लगा कर भेजेंगे। तिलक लगा कर मतलब हम आपको यहाँ से बेइज्जत करके भेजेंगे और आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करेंगे कि आपने पैसे खाए। मैंने कहा कर लो। मैंने उठा करके पूरी घटना की रिपोर्ट हाई कोर्ट को दे दी। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट में पहुंचने में लगने में 2 दिन लगने थे। अगले दिन वही बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच गई और मेरे पास से बेल एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा कर दूसरे को भेज दी, करवा दी। तो बार एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, ये नीचे भी काम करती है, ऊपर भी काम करती है, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट में तो वकील जो है फाइल पटक के जी मैं इस कोर्ट में बहस नहीं करूँगा, चले जाते हैं, और फिर वो जज साहब जो है वकील साहब के साथ उनका समझौता कराया जाता है। ये तो अखबारों में रिपोर्टेड है। जब मिस्टर धवन जो है फाइल पटक के चले गए थे एक जज साहब के सामने कि जी मैं इस कोर्ट में बहस नहीं करूँगा। आपको लगता है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ सिर्फ जुडिशरी तक सीमित नहीं है? जुडिशरी से बाहर जो बहुत समाज के इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम से, रॉन्ग डूइंग से जुड़ता है, गलत चीज़ों से जुड़ता है, उनका, पॉलिटिशियंस का, जुडिशरी का, साथ में उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का सीनियर लेवल वो भी कहीं ना कहीं उसमें सिस्टम में शामिल होता है। एक इकोसिस्टम काम करता दिखता है आपको? देखिए, अगर जुडिशरी यहाँ पर कानून के रक्षक, जिनको रक्षक कहा जाएगा, वही लोग हैं ना, इन्हें आप कानून के रक्षक ही कहोगे ना, वकीलों को, जजों को, प्रोसिक्यूटर्स को क्या कहोगे कि इनका काम कानून की रक्षा करना है, समाज की कानून के अनुसार समाज कानून को, संविधान को अपहोल्ड करना, उसकी वैल्यूज को, उसके स्पिरिट को अपहोल्ड करना है। अगर वो उसका ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल है मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपके इस उत्तर में काफ़ी कुछ है। अब ज़रा कुछ और चीज़ों पर आऊँ। ये तो जुडिशरी के अंदर की व्यवस्था की बात हुई, आपने जो चीज़ें बताई वो बहुत लोगों के लिए, मुझे लगता है कि सामान्य आदमी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे सुनना चाहिए, जानना चाहिए। फिर किस तरह से होगा आगे, वो तंत्र में बदलाव होता है, उसकी चिंता भी करने की है।